हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना एक फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ये टॉपिक है। ये चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। इसके अंदर हम लोग बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, किस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, किस स्पीसीज़ के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की रिएक्शन चल रही है। हम इस चैप्टर में कवर करेंगे बेसिकली जो आपके बीएससी का जो सिलेबस है उसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी हम लोग 3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर में, राइट। तो आप सभी का वेलकम इस चैनल पे, और मैं स्टार्ट करता हूं केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स क्या बोला जाता है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। किसी भी रिएक्शन की रेट को हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? डील करते हैं, राइट। सपोज हमें कोई मेडिसिन बनानी है भाई, तो ये मेडिसिन हमारे लिए क्या हो गया? एक प्रोडक्ट हो गया, राइट। अब इस मेडिसिन को बनाने के लिए हमें कुछ रिएक्टेंट तो चाहिए ना, राइट। तो इस पूरी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोडक्ट में। ऑब्वियसली अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट, तो उस रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होगी, और जब वो रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा होगा, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या लेगा? वो टाइम लेगा, राइट। तो ये रिएक्शन की रेट किस तरीके से चेंज हो रही है, मीन्स रिएक्शन की रेट को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन के चेंज होने से। इन सारी चीज़ों की स्टडी, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स होती है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच वी डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो अब रिएक्शन के अंदर हमें रिएक्शन की रेट को लिखना आना चाहिए, यानी रिएक्शन की रेट क्या होती है, राइट। देखना जरा ध्यान से, रिएक्शन रेट, है ना, रिएक्शन की रेट, राइट। रिएक्शन की रेट को हम लोग कोशिश करते हैं डिस्कस करने की, है ना। देखना, हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, मैं मान लेता हूं कि वो रिएक्टेंट R है, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट के अंदर। भाई ऑब्वियसली मुझे एक मेडिसिन बनानी है तो मुझे कोई मटेरियल तो चाहिए ना, राइट। एक या एक से ज़्यादा भी मटेरियल हो सकते हैं, उसकी कुछ तो कंसंट्रेशन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डील करते हैं। तो रिएक्शन की रेट किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, देखना जरा। मेरे पास एक रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। जब हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, मैं मान लेता हूं कि वो कंसंट्रेशन है E, और ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर। जब मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया, मैंने लैब के अंदर सेटअप लगाया, जो भी मुझे मटेरियल चाहिए था मैंने मटेरियल लिया, यानी मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा एट T = 0, है ना, यानी कि टाइम अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। एट T = 0, भाई मैं रिएक्शन को कहीं से तो स्टार्ट करूंगा ना, राइट। एट T = 0 हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो कहाँ कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। यानी अगर अगर टाइम 0 है तो उस टाइम जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्या प्रोडक्ट कुछ बनेगा? क्या कुछ भी नहीं बनेगा, यानी प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? 0, राइट। अब
थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इस रिएक्टेंट से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है भाई। मैं मान लेता हूं कि इस रिएक्टेंट से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ टाइम लेगा, राइट। तो मैं अब लिखता हूं आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी पर क्या हुआ, इस रिएक्टेंट से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मैं मान लेता हूं वो है x। तो अब रिएक्टेंट कितना बचा, a माइनस एक्स। ठीक है भाई कंसंट्रेशन पहले रिएक्टेंट की a थी, अब उससे कम हो गई a माइनस एक्स। पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, थोड़ी देर बाद आपने रिएक्शन को प्रोसीड किया और रिएक्टेंट से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले 0 और अब क्या हो गई फाइनल कंसंट्रेशन x, राइट। अब हम रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो रिएक्शन की रेट को मैं कैलकुलेट करता हूं। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, मैं चेंज देखूंगा ना कि पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी और अब कितनी हो गई, राइट। या फिर मैं कह सकता हूं रिएक्शन की रेट को मैं दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और दूसरा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, राइट। तो पहले रिएक्टेंट के केस में कंसंट्रेशन थी A और अब चेंज होके हो गई A माइनस एक्स, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई, राइट। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले तो थी 0 और अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई x, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्या, राइट। भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है, राइट। तो मैं रेट को डिफाइन कर सकता हूं क्या कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट with respect to time upon time taken, राइट। देखना हमने रिएक्शन की रेट को डिफाइन कर लिया क्या, यानी चेंज पहले कहां आ रहा है, रिएक्टेंट के अंदर, और अब चेंज कहां आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। यानी रिएक्शन की रेट को अगर मुझे डिफाइन करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं देखूंगा कि हमारा चेंज कहां हो रहा है। तो पहला चेंज हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम टेकन। पहले टाइम 0 था, अब टाइम t हो गया। पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a थी, अब a माइनस एक्स रह गई, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले 0 थी और अब x हो गई, यानी इनिशियल 0 और फाइनल x, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे बुक में भी यहाँ पे लिखा रहता है एक सिंबल माइनस और यहाँ पे प्लस का। ये माइनस और प्लस सिंबल ये बताता है कि आप चेंज कहां देख रहे हो, रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में। तो माइनस का चेंज आप साइन जब यूज करोगे तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के सेंस में देखोगे। क्यों? क्योंकि पहले कंसंट्रेशन कुछ रही होगी और अब क्या हो गई, कम हो गई, राइट। यानी प्रोडक्ट से कुछ हिस्सा, रिएक्टेंट से कुछ हिस्सा कहां कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। और पॉजिटिव साइन लगाया जाता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले प्रोडक्ट 0 था और अब प्रोडक्ट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। हम यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपका जो रिएक्शन रेट है उसमें टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। करे भाई, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे जो मैंने y एक्सिस लिया है और इसको बोला जाता है x एक्सिस, राइट। मैंने x एक्सिस पे ले लिया टाइम और y एक्सिस पे ले लिया कंसंट्रेशन, और ये जो मेरा पॉइंट होता है वो होता है 0 0, राइट। अब मुझे बताओ कि हमारा जो रिएक्शन होगा, कंसंट्रेशन, कोई रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होगी, ऑब्वियसली 0 तो होगी नहीं, है ना। तो ऊपर में जाऊंगा, ऊपर की तरफ जब मैं जाऊंगा तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी हमारा जो रिएक्टेंट है वो कहीं यहां होगा, और जो मेरा टाइम है राइट साइड पे चलने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी क्या, बिल्कुल घटेगी भाई, है ना। ये लो स्टूडेंट,
टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई। और मुझे बताओ, ये है रिएक्टेंट, मैं लिख देता हूं R, राइट। और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्या, देखना, पहले प्रोडक्ट 0 था और अब प्रोडक्ट X हो गया। तो यहां पे देखो ये 0 है, पहले प्रोडक्ट 0 था, यही 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा क्या, और कुछ इस तरीके से ग्राफ का नेचर हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इस ग्राफ से हम लोग ये देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है, वो टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है, राइट। तो ये था आपका रेट लॉ, ठीक है। हम लोग, सॉरी रेट लॉ नहीं, ये है आपका रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करना, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग चेंज देखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के अंदर उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, टाइम टेकन, राइट। अब देखना, हम लोग रिएक्शन के ऊपर कुछ फैक्टर्स देखेंगे, है ना। सबसे जो मेजर फैक्टर होता है वो रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेशन का फैक्टर होता है, और इसके लिए आपको रिएक्शन का रेट लॉ, रेट तो लिखना आपको आ गया, है ना। रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करना आपको आ गया। अगर मैं यहां से आपसे बात करूं, राइट, आपका प्रोडक्ट क्या है, X, राइट, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, रेट को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी चेंज कंसंट्रेशन में, है ना, और चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आया और टाइम में क्या चेंज आया, मैं dx अपॉन dt, अगर मैं प्रोडक्ट के सेंस की बात करूं, राइट, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस या प्लस, डिपेंड करता है कि आप बात रिएक्टेंट के सेंस में कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट के सेंस में कर रहे हो, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब आपको रिएक्शन की रेट लॉ को लिखना आना चाहिए, है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेट लॉ। देखना, रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ के लिए ये डिफिनेशन है आपकी कि रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के अंदर जो स्पीसीज है उसका जो कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। रेट लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेट लॉ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो आप रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, खास करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो मैं आपको बताऊं कि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। क्या भाई, एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। तो उसके लिए डिफिनेशन है कि स्पीसीज के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसकी जो कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसी के ऊपर डिपेंड होगा, राइट। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट रिएक्शन A प्लस B, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब रिएक्शन का रेट लॉ हमें लिखना है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी अगर मैं यहां से इसकी रेट को लिखना चाहूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A और B के, A की कंसंट्रेशन और B के कंसंट्रेशन की, राइट। अच्छा, अगर मैं यहां पे ले लूं A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, राइट, तो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, तो इसकी पावर हो जाएगी A और B। लेकिन ध्यान रखना, ये स्पीसीज, ये A और B आया कहां से, ये एक्सपेरिमेंट से आया, जिसको हम लोग आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वहां पे एक आता है कांस्टेंट, तो रेट इज इक्वल टू, हम लोग ले लिए K, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, A टू द पावर A और B टू द पावर B, राइट। ये आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसी को बोला जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और ये आया कहां से, बाय
एक्सपेरिमेंट से, राइट। तो रेट लॉ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रिएक्शन के अंदर जो भी स्पीसीज है उसका जो भी कंसंट्रेशन है वही रिस्पॉन्सिबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, और तब हम लोग उसकी रेट लॉ को लिख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पे रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, राइट। अपने अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखना जरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अगर मैं सिंपल कहूं आपसे तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे ही रिएक्शन की क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, राइट। यानी जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री स्टेप में जो रिएक्शन होगी, उसमें जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर जो होगा वही क्या होंगे, मॉलिक्यूलरिटी, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 और ये क्या दे रहा है हमारे को, 2HI, राइट। आपको पता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ H2 और 1 मोल्स ऑफ I2 विल रिएक्ट विथ ईच अदर, आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना दिए, प्रोडक्ट बना दिए, राइट। तो यहाँ पे सिस्टम की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी सिस्टम की होगी, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की होगी 2, राइट। 1 मोल H2 का, 1 मोल I2 का, राइट। और आप ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, राइट। अब हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जाता है रिएक्शन के अंदर जो आपकी रिएक्टेंट स्पीसीज है, राइट। अगर रेट लॉ में आपका जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन की पावर का सम, राइट। यानी बोला जाता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। रेट लॉ का होना मस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। अगर मैं एक रिएक्शन लूं आपसे, लेट एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है आपका A2 प्लस B2 रिएक्ट करके बना रहा है 2AB, और इसके लिए रेट लॉ अगर मैं लिखूं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। आपने अभी ऊपर रेट लॉ के अंदर पढ़ा, और ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, और बाय एक्सपेरिमेंट इसकी पावर मान लीजिए A की पावर X और B की पावर क्या है, Y। तो हमारा रेट होगा, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, हटाएंगे तो क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का सिंपल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, A टू द पावर X B टू द पावर Y, राइट। तो ये है आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा भाई, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन किसमें, रेट लॉ में। यानी रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर का सम X प्लस Y, ठीक है। ये होगा हमारा ऑर्डर, राइट। तो हम लोगों ने डिफाइन किया मॉलिक्यूलरिटी, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी नंबर ऑफ मोल्स, मतलब H2 प्लस I2 है तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, और ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। और ऑर्डर आपका एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है जो कि रेट लॉ के अंदर जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज दी गई है उसकी पावर का सम होता है, राइट। देखो अगला टॉपिक है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये चीज बोला जाता है, those reaction in which rate of reaction is independent of the concentration of reactant molecule। यानी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करेंगे। इस रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, रिएक्शन की हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लोग इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करेंगे,
ठीक है भाई। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें दो कंडीशन है, एक जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सेम हो और जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तो उसमें क्या है आपका दो डेरिवेशन होगा। पर अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अंदर देखो क्या होगा, समझना आप लोग स्टूडेंट, हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, वो कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट के अंदर, राइट। अब इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, यानी कि जब हम रिएक्शन की रेट लिखेंगे ना, तो उस दौरान जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर देखोगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट होगा, किससे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, राइट। देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा R और वो कन्वर्ट हो रहा होगा कहाँ, प्रोडक्ट के अंदर, राइट। एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, राइट। मुझे बताइए, मुझे कोई मेडिसिन बनानी है ना, तो कोई मेडिसिन बनानी है तो हमें कुछ मटेरियल तो चाहिए ना, राइट। और उस मटेरियल की कुछ क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं। देखना, जब मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूंगा, यानी कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जीरो। रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होगी, मैंने मान लिया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ए। उस दौरान क्या मेरा प्रोडक्ट कुछ बनेगा, क्या नहीं बनेगा, राइट। उस दौरान हमारा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जब मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूंगा, है ना, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा भाई, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी क्या होगा भाई, इस रिएक्टेंट से कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो अब रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, A माइनस एक्स, राइट। पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी A और अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई A माइनस एक्स। पहले प्रोडक्ट क्या था, जीरो, और कुछ समय के बाद जब रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका तो अब प्रोडक्ट हो गया x। यानी अगर मैं इनिशियल और फाइनल देखूं तो इनिशियल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी जीरो और अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई x, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, लगाते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हम किसी भी रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं देखना जरा, मैं रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैंने आपको बताया कि रिएक्शन की रेट क्या होती है। रिएक्शन की रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि किसी भी टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सेंस में अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले से क्या हुई, यहाँ पे कम हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, राइट। तो मैं प्रोडक्ट के सेंस में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, राइट। x आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा भाई, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स, राइट। चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इस कंसंट्रेशन की पावर भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, राइट। सो जब भी कभी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0 इंटू a माइनस एक्स, राइट। हियर k0 इंटू a माइनस एक्स की पावर जीरो। और हम जानते हैं अगर किसी भी
मान लीजिए यहाँ पे a माइनस एक्स है, इसकी पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू होती है 1, राइट। तो हम लोग इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे dx अपॉन dt को मैं लिख सकता हूँ कि 0 इंटू 1, ये है हमारा रेट लॉ। क्या है भाई? रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बताता है आपको? रेट लॉ यही बताएगा कि अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करूं तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं उनकी पावर का जो सम होगा वही होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। ये आपका रेट लॉ है, इसमें जो भी कंसंट्रेशन थी उसकी पावर 0, मतलब ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, राइट। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखना कैसे होगा जरा। मैं इसको लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू k0 इंटू डी टी। अच्छा, यहाँ पे dt क्या है भाई? dt तो एक फंक्शन है। k0 क्या है? यहाँ पे k0 है वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए मैंने इस कांस्टेंट को लिख दिया है k0। तो k0 क्या है भाई? k0 क्या है आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। मैं मान लेता हूं कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग उस इक्वेशन को बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन, ठीक है। देखना, मैं इस इक्वेशन का क्या कर दे रहा हूं? इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, राइट। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, राइट। मैं इस इक्वेशन का क्या कर दे रहा हूं? इंटीग्रेशन। सो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ओवर dx इज इक्वल टू k0 आपका कांस्टेंट है, राइट, इंटीग्रेशन ओवर dt, राइट। सॉल्व करें इसको। देखो ये एक मैथमेटिकल टर्म हो गया, राइट, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू k0, और इंटीग्रेशन अगर dt का करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी t प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2 वेयर c क्या है आपका? वेयर c क्या है आपका? वेयर c आपका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है भाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट आ गया है c, उसको क्या करना पड़ेगा? हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, करते हैं इसको रिमूव। तो हमारा इक्वेशन आया x इज इक्वल टू k0 इंटू टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर कितना था ये? इक्वेशन नंबर कितना था ये? इक्वेशन नंबर 2 था हमारा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है ना। देखो स्टूडेंट, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं कि जब हमने अपना रिएक्शन स्टार्ट करा था, राइट, व्हेन जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट करा था जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट करा था तो जब t इक्वल टू 0 था तब हमारा x कुछ बना था क्या? नहीं बना था भाई, 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया एट t इक्वल टू 0 हमारा x भी कितना था? 0। इस कंडीशन को हम इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं और यहां से हमारी c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है भाई, आ जाएगा। पुट करते हैं वैल्यू को। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू हम लोग कितनी पुट करेंगे भाई? x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू k0 इंटू टी की वैल्यू कितनी? 0 प्लस c।
अगर मैं यहाँ पे देखूं तो K0 इंटू 0 वैल्यू कितनी आएगी 0, और ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में भी कितनी है वैल्यू 0, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी निकलेगी C इज इक्वल टू 0, राइट। तो C की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हम लोगों को x इज इक्वल टू K0 इंटू टी, राइट। और यही आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन है, राइट। C की वैल्यू 0 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन, राइट। यही आपसे एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछता है कि डिस्क्राइब करिए या डिराइव करिए आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट को, राइट। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको हाफ लाइफ की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ क्या होगा, जब मैं हाफ लाइफ को कैलकुलेट करता हूं किसके लिए भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ देखना जरा मैं करता हूं, जब t की वैल्यू को मैं कर दूं t हाफ, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू को कर दूं t हाफ, तो जो मेरा रिएक्टेंट होगा वो भी कितना रह जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। कितना रह जाएगा भाई, हाफ। x इज इक्वल टू a बाई 2, रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन होगी वो भी कितनी हो जाएगी, a बाई 2, आधी रह जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूं 3, और इस इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर देता हूं इस कंडीशन को, इस वैल्यू को। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं इसको पुट करता हूं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, a बाई 2 इज इक्वल टू K0 इंटू टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब तो t हाफ हो गया ना, तो t की जगह क्या हो जाएगा भाई, t हाफ। यहां से t हाफ की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से t हाफ की वैल्यू a अपॉन 2K0, राइट, 2K0। ये हमारा हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप एक रिलेशन बताइए उसकी हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में। तो आप इस रिएक्शन को, आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 4 को आप क्लियरली सीन कर सकते हो, और इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे टी हाफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इसकी हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के, राइट। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इंडिपेंडेंट होगा किसके, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के, राइट। तो हमने कंसीडर किया, हमने मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, राइट। एक रिएक्टेंट है मेरे पास और वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है भाई, प्रोडक्ट के अंदर, राइट। तो जब मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करा, जब मैंने लैब में पूरा सेटअप लगाया, राइट, हमें जो भी मटेरियल चाहिए था हमने मटेरियल लिया, उसकी कुछ कंसंट्रेशन ली, तो अब इस टाइम जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो है आपके पास A। मैंने मान लिया कि उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A, राइट। और उस दौरान आपका कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं भैया, कुछ नहीं बनेगा अभी, है ना, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट करा है। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम यही तो डील करते हैं कि आपका जो भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर तब कन्वर्ट होगा जब उस ड्यूरेशन में वो क्या लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तो रिएक्शन को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम t, अब क्या होगा, रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे। मैंने मान लिया कि वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल x हैं, राइट, यानी अब x क्या हो गई, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो अब रिमेनिंग क्या रहा रिएक्टेंट के लिए, a माइनस x, राइट। अब इस रिएक्शन, इस पूरे कंटेंट को यूज करके मैं इस रिएक्शन को डिराइव करूंगा, इस रिएक्शन के रेट को फाइंड आउट करूंगा, राइट। अब
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रिएक्शन की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी कंसंट्रेशन के, राइट। यानी dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और चूंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उससे क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, यानी इसकी पावर जीरो, राइट। और मुझे पता है कि अगर इसकी पावर जीरो तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, मैंने मान लिया कि वो कांस्टेंट है K0। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए कांस्टेंट को मैं K0 कह देता हूं और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्व किया, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया, K0। K0 को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो dx इज इक्वल टू K0, राइट। dx इज इक्वल टू K0 और इनटू dt को एज इट इज लिख दिया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन को मैं करता हूं इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन का इंटीग्रेशन मैंने किया, राइट। इंटीग्रेशन ओवर dx इज इक्वल टू K0 इंटीग्रेशन ओवर dt। तो जब भी कभी dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी x और dt का करेंगे तो आएगी वैल्यू t। तो यहाँ पे K0 आपका कांस्टेंट एज इट इज और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया c। अब चूंकि कांस्टेंट आया तो उस कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक कंडीशन दी कि जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट करा, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या हुई हमारी 0। उस दौरान प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन नहीं बनी थी। तो इस इक्वेशन को मैंने, इस कंडीशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो ये वैल्यू आई मेरी 0 इज इक्वल टू K0 इंटू 0 प्लस c की वैल्यू यहाँ से मैंने 0 फाइंड आउट करी और इस वैल्यू को, c की वैल्यू को मैंने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, राइट। तो x इज इक्वल टू हमारा हुआ K0 इंटू t। ये हमारी मेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन हुई, राइट। अब मुझे रिएक्शन की हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, राइट। तो जब मैं टाइम को आधा कर दूंगा तो उस ड्यूरेशन में मेरा जो कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भाई। जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट। तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या कह सकता हूं कि a/2 इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू a/2 इज इक्वल टू K0 इंटू t हाफ की वैल्यू यहाँ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। और ये इक्वेशन 4 ये शो करता है कि जो रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट डिराइव करके दिखाया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल के दिखाई और हाफ लाइफ रिएक्शन की कैलकुलेट हम लोगों ने कर ली। हाँ, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर हमारे पास एक रिएक्शन होगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा। कैसा होगा, लेट रिएक्शन ए आपका कन्वर्ट हो रहा होगा कहाँ, प्रोडक्ट के अंदर, राइट। कुछ भी नया नहीं होगा, बिल्कुल उसी स्टेप से हम लोग चलेंगे। बस चूंकि ऑर्डर फर्स्ट है इसलिए जो हमारी कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर 1 हो जाएगी। बाकी सारा डेरिवेशन एज इट इज होगा। हम लोग वही इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन का, वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करेंगे, फिर उससे रेट कांस्टेंट निकालेंगे और फिर उससे हम लोग हाफ लाइफ निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ एज इट इज वही वाला कंडीशन जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट करा एट t इज इक्वल टू 0। आप बताइए कि अगर रिएक्शन को मैंने स्टार्ट करा, है ना, रिएक्शन को क्या करा भाई, हमने स्टार्ट करा, तो एट t इज इक्वल टू 0 रिएक्टेंट, ऑब्वियसली अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल की क्या होगी, कुछ कंसंट्रेशन होगी। यानी मैंने मान लिया कि
इस A की कंसंट्रेशन है स्मॉल a, राइट, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, राइट। लेकिन अभी t इक्वल टू 0 तो क्या हमारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा भैया, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा वो इस टाइम 0 आएगा। अब मैंने रिएक्शन को क्या किया, स्टार्ट करा। फिर से मैं बताता हूं आपको कि केमिकल काइनेटिक्स यही कहती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम कुछ लगेगा तभी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, राइट। तो आफ्टर टाइम टी क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, है ना, थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब इस A से कुछ मॉलिक्यूल निकल के कहां आ गए, प्रोडक्ट के अंदर। मैं मान लेता हूं कि वो आपका प्रोडक्ट है X, ठीक है, कितना है भाई, X। तो अब रिमेनिंग बचा कितना, A माइनस X, है ना। देखो एज इट इज, अभी पिछला वाला ही डेरिवेशन चल रहा है, बिल्कुल सारा डेरिवेशन वैसा ही चलेगा। बस यहां पे जो रेट लॉ आप लिखोगे, उस रेट लॉ में आपका जो कंसंट्रेशन की पावर होगी ना, वो 0 ना होके क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है ना। तो अब हम इस रिएक्शन की रेट को लिखना चाहते हैं, तो कौन सा लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रिएक्शन की रेट अगर मैं प्रोडक्ट के सेंस में लिखूं तो dx अपॉन dt, भैया प्रोडक्ट x है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन होगी। भाई ये प्रोडक्ट तो तभी बनेगा ना, राइट, इसी पर डिपेंड करेगी। क्या होगा, a माइनस एक्स, और इस a माइनस x की पावर होगा 1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है। वहां पे क्या था, 0 ऑर्डर चल रही थी रिएक्शन, इसलिए जो रेट लॉ में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म लिखी उसकी पावर हो गया था 0, राइट। पिछला वाला ही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। देखना, अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पे रिएक्शन की रेट को, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मैं यहां पे मान लेता हूं k, राइट, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, a माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है, आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। मैं इसको, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से, इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt, राइट। देखना जरा, अच्छा ये मेरा रेट लॉ वाला इक्वेशन है क्या, ये मेरा रेट लॉ है, रेट लॉ वाला इक्वेशन है। देखना, रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स टू द पावर 1, राइट। एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना, कंसंट्रेशन की पावर 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, है ना, इंटीग्रेट करूंगा और रिलेटेड सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लूंगा। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम उसको देखेंगे कि उसमें कोई कांस्टेंट तो नहीं आ रहा। अगर कोई कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखना, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k, कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन ओवर dt, राइट। और ये अब ये एक मैथमेटिकल टर्म आ गया, मैथमेटिकल टर्म आ गया भाई। जब इस मैथमेटिकल टर्म को आप सॉल्व करोगे, इस मैथमेटिकल टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आएगी माइनस नेचुरल लॉग ln, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी और प्लस c, राइट। यही आएगा भाई इक्वेशन नंबर 2, वेयर c क्या है भाई, वेयर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन
कांस्टेंट। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की जो c आया है इसको क्या करना पड़ेगा? हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और जो भी c की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और हम आराम से इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो भी इक्वेशन आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके आगे फिर हम लोग रिएक्शन की हाफ लाइफ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा इसके लिए मैं फिर से आपको बताता हूं कि एज इट इज पुराना वाला ही चल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां पर भी हम इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को रिमूव करने के लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे जो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर लगाया था। क्या लगाया था भाई? व्हेन t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। इस वैल्यू को, इस कंडीशन को हम लोग यहां पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको वापस से क्वेश्चन नंबर 2 में रख देंगे। बस हमारा रेट लॉ आ जाएगा आराम से। राइट, करें? ठीक है भाई, देखिए तो हमारा इक्वेशन आया था माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आया था भाई? kt प्लस c, यही आया था। आप यहां से देख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस c, यही आया है a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस c। हम कंडीशन लगाते हैं, है ना, हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे when t इज इक्वल टू 0 देन x कितना बना था हमारा? 0। इस वैल्यू को भाई आप देख सकते हैं जब t इज इक्वल टू 0, when t इज इक्वल टू 0 देन हमारा x क्या था? 0 था भाई। राइट, अब इस कंडीशन को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, वैल्यू पुट कर दें सीधे सीधे, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। राइट, और किसी भी वैल्यू में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी। क्या मिलेगा हमारे को? क्या मिलेगा भाई हमारे को? माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू c। राइट, अब इस c की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर दें तो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या देखना आराम से। ठीक है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। पुटिंग the value of c in equation 2, c in equation 2, है ना, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, यही होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेनी है, यही करना है। तो अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो ये kt एक साथ है, इसको तो मैं यही रखूंगा। इस राइट वाले माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो ये माइनस से वैल्यू इधर आएगी तो हो जाएगी प्लस ln नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस, ये अपनी जगह पे ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। राइट, यहां तक सब साथ चल रहे हो, समझ में आ रही हैं चीजें? अच्छा देखना जरा, अब kt की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। तो जब भी कभी आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू होता है लॉग a अपॉन b। राइट, सो मैं इसको लिख सकता हूं ln a अपॉन a माइनस एक्स, लिख सकता हूं भाई, है ना। वेयर देखना, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू होता है ln a माइनस ln b। राइट, और ln a इंटू b होता है ln a प्लस ln b। राइट, ठीक है,
हाँ, तो K की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं लिख सकता हूं 1/T नेचुरल लॉग ऑफ A/A माइनस एक्स, और यही है आपकी रेट कांस्टेंट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर आप इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहां पे इसका बेस क्या है e, अगर नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करो लॉग में, तो यहां पे आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 अपॉन t लॉग टू द बेस 10 a/a माइनस एक्स, राइट। ये पूरी वैल्यू आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को आप देखो, इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं एक इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से हमने ये चीज देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट इज K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, जो रिएक्टेंट है, अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, राइट। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में क्या किया था, इसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट किया था, वही काम मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना, अब इस रिएक्शन के लिए मैं हाफ लाइफ को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। तो जब मैं हाफ लाइफ को कैलकुलेट करूंगा तो जब मेरा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हाफ, उस समय मेरा जो कंसंट्रेशन होगा x इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, राइट। t इज इक्वल टू t हाफ इज इक्वल टू उस ड्यूरेशन में जो मेरा कंसंट्रेशन होगा x इज इक्वल टू a/2, आधा हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था हमारा, K इज इक्वल टू T 1/T, और जब हम लोगों ने नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया था तो हम लोगों ने लिखा था 2.303 अपॉन T की जगह मैं क्या लिखूंगा, T हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हो, लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अब कितनी पुट करोगे, A/2, यही पुट करना है हमारे को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखना, इस टी हाफ को इधर ले आओ क्योंकि हमें हाफ लाइफ ही कैलकुलेट करनी है। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10। देखना इधर a अपॉन 1a माइनस 1/2a, 1 में से हाफ निकाल दोगे तो कितना बचेगा, हाफ, यानी कि a/2, राइट। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 2, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, log 2 की वैल्यू कितनी होगी, log 4 की वैल्यू कितनी होगी, log 3 की वैल्यू कितनी होगी, log 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको, जो छोटे मोटी चीजें हैं, इसको आनी चाहिए आपको। तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, राइट। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, राइट। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, जबकि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में क्या देखा था कि जो आपकी हाफ लाइफ की वैल्यू होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन कराया। वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया था वो क्या है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, ए कोई रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, राइट। जब मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया, यानी एट टी इज इक्वल टू 0 हमारा जो रिएक्टेंट था उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, ए मान लिया मैंने। जब t इज इक्वल टू 0 था तो हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बना,
बिल्कुल नहीं बनेगा भाई, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई कहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, राइट। थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम टी क्या हुआ, रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया भाई। अब रिएक्टेंट कितना बचेगा, a माइनस एक्स। अरे भाई इसी रिएक्टेंट में से ही तो प्रोडक्ट गया है x, राइट। तो अब रिएक्शन की रेट को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, राइट। और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसका पावर 1 हो जाएगा, है ना। किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आएंगे k इंटू ए माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया क्या dx अपॉन ए माइनस एक्स, इस ए माइनस एक्स को मैं नीचे ले गया, इस dt को मैं यहाँ ले आया, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया भाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt, है ना। तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ पे आपका जो ln है ये एक नेचुरल लॉग है टू द बेस e, राइट, वेयर c आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आपका c है उसको क्या करना पड़ेगा, अब हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रिमूव करते हैं इसको, देखना रिमूव करते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको शुरू में एक कंडीशन दे रखी थी कि when t is equal to 0 then x is equal to 0। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग इस कंडीशन को पुट कर देंगे, माइनस ln a माइनस 0, चूंकि x is equal to 0 था उस ड्यूरेशन में, कब, जब t is equal to 0 था, तो t की वैल्यू 0। यहां से हमने c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इस c की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, राइट। पुट कर दिया भाई। जब पुट किया हम लोगों ने तो क्या हुआ यहाँ पे, ln a माइनस ln a माइनस एक्स, है ना। जब हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया तो ये माइनस वाली टर्म उधर आई, प्लस हो गया ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू kt। अब हम सभी जानते हैं ये भी एक मैथमेटिकल भाई पोर्शन है, लॉग वाला पोर्शन। तो ln a माइनस ln b होता है ln a अपॉन b। तो इस kt की वैल्यू को निकालने के लिए मैं लिख दूंगा ln a अपॉन b, है ना, ln a अपॉन b यानी a अपॉन a माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। यहां से रेट कांस्टेंट k की वैल्यू को फाइंड आउट करा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अगर आपको नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है टू द बेस 10 तो आपको 2.303 से इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू फाइनल एक्सप्रेशन आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, राइट। अब हमें रिएक्शन की क्या करनी है, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ये चीज पूछ देते हैं कि रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी होगी। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए जब t आपका t हाफ होगा तब उस ड्यूरेशन में x भी कितना हो जाएगा, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, ठीक है। x इज इक्वल टू a बाई 2, इन दोनों को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की जगह a बाई 2, राइट। तो t हाफ यानी हाफ लाइफ की वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन, मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लिया और इस k को यहाँ लिख लिया, ठीक है, कोई वैल्यू में चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। लॉग a अपॉन, अब देखो 1a माइनस 1/2a तो कितना हो जाएगा 1/2। अरे भाई 1 में से 1/2 अगर माइनस करोगे तो ये हाफ ही तो बचेगा, यही तो बचेगा, राइट। 1/2 यानी a है तो a/2, a से कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब आप जानते हो लॉग बेस 10, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010 और उस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आया t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। यानी दिस कैन बी सोज दैट कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है,